नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएफआई पर लगे बैन की, जिस पर सियासत गर्म हो गई है, लेकिन कई राजनेता दबी जुबान में पीएफआई की पैरोकारी कर रहे हैं। कौन है ये, क्या कह रहे हैं, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पीएफआई के पैरोकार। केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब इस प्रतिबंध के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कौन क्या कह रहा है और कैसी हो रही है सियासत, और क्या कह रहे हैं और क्या है इनके कहने का तात्पर्य, जानते हैं इसी रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। पीएफआई के बैन के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। पीएफआई बैन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार ने पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएफआई के और सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य की सूचना जारी कर दी गई है। साथ ही बिस्वा शर्मा ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। गोरुखुटी में जो भी हुआ था, हमें ये भी वी हैव इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट दैट पीएफआई वाज बिहाइंड इट, एंड पीएफआई काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। सो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां ओवैसी ने पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध को गलत बताया, वहीं सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कोई भी संगठन जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो या फिर आरएसएस। सुन लीजिए ना, मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, जुड़ी हुई है, बनी हुई है, पर जो भी आतंकवादी गतिविधि करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, पीएफआई हो, आरएसएस हो या कोई संस्था हो। पीएफआई पर बैन को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि अगर बैन लगा है तो कोई सबूत भी होंगे, वह सबूत बनावटी नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई को अब 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है, जिस पर सियासत जारी है। इन सब में एक बात जो ठीक लग रही है वह ये है कि ओवैसी को छोड़कर पीएफआई पर बैन के सभी पक्षधर हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और संगठनों पर भी बैन की वकालत कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ार। तो सवाल यहां पर यह है कि पीएफआई पे बैन तो लग गया है, बैन लगने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है राजनीतिक गलियारों में। कोई कह रहा है कि ठीक है, बैन तो लगा है, लेकिन इस पर आरएसएस जैसे अन्य संगठन है, दक्षिणपंथी संगठन है, उन पर भी बैन लगना चाहिए। कोई कह रहा है कि बैन तो लगा है, लेकिन इसमें देरी क्यों की गई है। कोई कह रहा है कि वास्तव में बैन ही गलत है, बैन लगना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे उसके लिए पूरे संस्था को बैन नहीं करना चाहिए, ऐसा ओवैसी जी का कहना है। तमाम बातें आ रही हैं और तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ कोई संगठन है
जिसके सारे सबूत मिल गए हैं, जिनके सारे सबूत हैं, फिर भी अगर उस पर बैन लगता है तो इस तरह की सियासत क्यों? आखिर क्यों होती है इस तरह की सियासत? क्या देश की सुरक्षा का जिम्मा हर एक नागरिक का है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या कुछ भी हो? एक स्वर से इस बैन का समर्थन करना चाहिए। हालांकि एक बात और आ रही है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। सज्जन सिंह वर्मा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोई भी संगठन हो अगर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उस पर बैन लगना चाहिए। ठीक है, तो इस पर बैन लगना चाहिए। आखिर बैन क्यों लगना चाहिए? और साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए, सब पे बैन लगना चाहिए। आरएसएस भी उसमें जुड़ गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या सच है, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं श्याम झा, प्रवक्ता बीजेपी, और साथ ही साथ दीपचंद्र राठौर जी जो कांग्रेस के नेता हैं। माफ कीजिएगा, हाफिज नूर अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये कि कांग्रेस कह रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं, भरत सिंह जी, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि ठीक है बैन लगा है, सही है, सबूतों के आधार पर अगर बैन लगा है तो सबूत भी होंगे, लेकिन सबूत बनावटी नहीं होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? कमलनाथ जी ने ये कहा है कि भाई अगर सबूत है तो उनके ऊपर बैन लगना ही चाहिए। कोई बुरी बात तो इसमें नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन कहा कि सबूत है तो बैन लगना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि देश के साथ जो पीएफआई ने बेवफाई की है तो उसका भुगतान तो उसे भुगतना पड़ेगा। कोई भी अपने देश के साथ में सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता है, चाहे वो हाफिज भाई हो, चाहे वो भाजपा का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो। ये कोई इसको जो है डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के किसी ने, अगर मैं ही आज प्रवक्ता के तौर पे आपको कह रहा हूं कि भाई बैन लगना ही चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि 5 साल के लिए क्यों, आजीवन उस पर प्रतिबंध लगाइए ना। तो आजीवन प्रतिबंध लगा दीजिए। इस पे अगर कांग्रेस पार्टी कहती है क्यों लगाए, तो आप उनको घेरिए, मगर आप जो है लगाए हैं, देर आए दुरुस्त आए। 8 सालों से आप जो है सरकार चला रहे हैं, देश की सरकार में आप हैं, तो केंद्र की सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरह से जितने भी संस्थाएं हैं, देखिए आरएसएस का क्यों नाम आ रहा है? अगर उसका इतिहास उठा के देखा जाए तो आरएसएस का इतिहास तो ये कह रहा है कि 3 बार उस पर बैन लग चुका है, जिसको आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी या भाजपा पूरी तरह से पूछती है सरदार पटेल जी को। पहली बार अगर बैन किसी ने लगाया तो सरदार पटेल जी ने लगाया था। उसके बाद एक बार और बैन उनके ऊपर लगा, आरएसएस के ऊपर। तो सवाल मेरा ये नहीं है भरत सिंह जी, सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जो कमलनाथ जी के वक्तव्य के पीछे की बात थी, यानी कि सबूत होने चाहिए। अगर जो सीधी सीधी बात करें हम आपसे, तो उन्होंने सबूत मांगा है। मैंने कहा है ना कि कुशवाहा जी अपना सोचने का तरीका है जी। मैं ये कहता हूं किसी को आप मुजरिम साबित करेंगे तो आपको कोर्ट में, तो देखिए अगर वो तो कोर्ट कचहरी वाली बात हो गई ना। हाँ। अगर जिस तरह से आरएसएस कोर्ट में गई या कोई सिमी गया, सिमी के ऊपर भी बैन लगा हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है, मेरे जो नॉलेज में है 8-10 संस्थाओं के ऊपर इस तरह से बैन लगा हुआ है। अगर ये कहती है कल पीएफआई कि भाई हम सही है, कोर्ट उसका फैसला देगी, कोर्ट उसका जजमेंट देगी, ठीक है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि कमलनाथ जी के कहने का मतलब है कि कल आकर कोर्ट में जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो है कि हम जो है झूठे साबित हो कि नहीं ये गलत था। ठीक है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो ये आपको तो अरेस्ट करना ही है और उस पर बैन भी लगाना है, यही बात है। बाकी का जोड़ उसको आप जो अपने हिसाब से समझना चाहें उसको समझ सकते हैं। भाजपा के लोग कुछ अलग उसका मतलब निकालेंगे, मीडिया के कुछ लोग अलग मतलब निकालेंगे, लेकिन सिर्फ उसका मतलब यही था कमलनाथ जी का कि कल अगर ये कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहां पे हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर जो इस ध्येय से कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। सरकार के पास जो है वो ठोस सबूत होने चाहिए। जी, हाफिज नूर अहमद जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार और आपका स्वागत कर लें, क्योंकि जी हम आपके पास आना चाहेंगे। हाफिज नूर जी, पीएफआई पे बैन लगा है, क्या कहना है आपका? देखिए, अमन के साथ, ये आपकी बैग में आवाज आ रही है, वो मुझे बोलने नहीं दे रही जी। अमन के साथ कोई संगठन, कोई दल, कोई पार्टी, कोई अंजुमन, कोई तहरीक अमन के साथ अगर खिलवाड़ करती है तो उस पर बैन ही नहीं लगना चाहिए, उसकी जड़ों को खोद देना चाहिए। बैन लगने से क्या हासिल होगा? मानसिकता तो वही रहेगी, लोग तो वही रहेंगे। बैन लगने से काम चलने वाला नहीं, उन्हें उनकी जड़ें खोद देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पीएफआई पर बैन लगा, पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों में एनआईए और दीगर खुफिया एजेंसियों ने उसको पाया, ठीक है, तो उस पर 5 साल के लिए बैन लगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि त्रिपुरा में रैलियां निकालकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई, गालियां दी गई, मस्जिदें जलाई गई, जो जहांगीरपुरी में हथियार दिखाकर धमकियां दी गई विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की जानिब से। आखिर इन लोगों को छूट क्यों दे रखी है? इन पर बैन कब लगेगा? इनकी जड़ें कब खोदी जाएंगी? ये भी तो बताया जाए। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। बीजेपी के नेता अगर जो हमारे साथ जुड़े होते हैं तो उनसे जवाब जरूर लेता मैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पीएफआई को और आरएसएस को एक ही तराजू में तोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों नहीं तोलेंगे? दोनों के कार्य ऐसे हैं। प्रधानमंत्री को मारने के लिए आतंकवादी सर एक बात बताइए, आतंकवादी कैंप संचालित करती है आरएसएस, आतंकवादी कैंप संचालित करती है आरएसएस। क्या प्रधानमंत्री को मारने की योजनाएं बनाती है आरएसएस? नहीं, आईएनआईए ने कहा ना जी, आईएनआईए ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काबिल मुसलमानों को की जिंदगियां बर्बाद कर दी एनआईए ने। आईएनआईए पर नहीं, आप किसे काबिल मुसलमान मानते हैं? आप बताइए, आप किसे काबिल मुसलमान मानते हैं? जिन लोगों को 11 हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। 14 साल की सजाएं हुई है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजाद कर दिया। ठीक है सर, काबिल मुसलमान थे, उनकी 20 साल 24 साल की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई थी। ठीक है, काबिल नहीं है वो। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय, माफ कीजिएगा उनसे संपर्क हमारा टूट गया, नहीं तो आपकी जो बातें हैं उनका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ही लेते। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पीएफआई के मुसलमान पकड़े गए हैं, जो पीएफआई के कार्यकर्ता, हम मुसलमान नहीं मानते, कार्यकर्ता मानते हैं, हम कार्यकर्ता मानते हैं, जो कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, क्या उसे आप प्रगतिशील मुसलमान मानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग जिन गतिविधियों में पकड़े गए हैं, जो बताया गया है जी, अगर वाकई में वो बात सच्ची है, और जैसा कि अभी आप कमलनाथ जी के बारे में बता रहे थे, कमलनाथ जी ने गलत बात नहीं कही, उन्होंने तो सबूत की बात कही ना। इसमें भाजपा को या किसी को, आरएसएस को दिल मिलाने की जरूरत नहीं है। हम भी यही बात बोल रहे हैं। अगर सबूत है उनके पास कि वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए हैं, तो उनकी जड़ें खोद देना चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा आपसे, क्योंकि देश के अमन के साथ किसी भी लिहाज से समझौता नहीं किया। लेकिन ये कैसे तय होगा? ये तो अदालत तय करेगी। अगर इस तरह की कार्रवाई की गई है
300-350 लोगों से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इस पर तो अदालत फैसला करेगी कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और जो सबूत सरकार की एजेंसियों ने जुटाया है, जो सबूत सरकार की एजेंसियों ने जुटाया है, वो तो कोर्ट ही फैसला करेगी कि वो सही है या गलत है या बनावटी है। सरकार की एजेंसियों में बैठे हुए लोग आसमान से नाजिल थोड़ी ना हुए हैं, वो भी इंसानी है। ना वो फरिश्तों की जमात से आए हैं कि वो बेगुनाह है। वो तो क्या पीएफआई के जो कार्यकर्ता है वो फरिश्ते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने तो नहीं कहा। ये तो आप बनावटी बात आप बोल रहे हो। नहीं, बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? सीधा देखिए, घुमा के बात हम नहीं करते। हम इस तरह के पत्रकार नहीं है कि घुमा के बात कर रहे हैं। जी, आप घुमा के बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सीधी बात कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि सीधा जवाब आप भी दें। देखिए, अच्छी बात है। बिल्कुल जालिम को जालिम कहते हैं, जालिम को जालिम कहा है जी, और जालिम को जालिम कहेंगे। बिल्कुल। हमें गलत का विरोध करने में कोई किसी तरह का डर और खौफ नहीं आता दिल में। जी, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहते हैं। अवधेश उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उपाध्याय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? उपाध्याय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे, हमारी आवाज? जी, हमारी आवाज उपाध्याय जी तक नहीं पहुंच पा रही है और जरूरी है आपका जुड़ना। हम भरत सिंह जी के पास आ रहे हैं। अब उनका काम आप कर रहे हैं कुशवाहा जी। जी, हम आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे। अच्छी चर्चा हो रही है। भरत सिंह जी, हम आपके पास आते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है कि चाहे पीएफआई हो, सीएफआई हो, बीएफआई हो, जो भी हो, चाहे आरएसएस हो, सब पे बैन लगना चाहिए अगर जो सबूत हैं तो। भाजपा की गाड़ी यहीं पे आके अटक रही है। नहीं, भाजपा की गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए। नहीं, भाजपा जोड़ने का प्रयास हो रहा है ना सर, जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उनकी भी गाड़ी आ जाए। देवेंद्र भाई जी, भाजपा एक खुल के आज बोल दे जी कि आरएसएस ही भाजपा है और भाजपा ही आरएसएस है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा जी। जब उनको मौका आता है तब वो संगठन कह देते हैं जी, जब वो मौका आता है तो कहते नहीं हम लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा पे सवाल नहीं है, सवाल आरएसएस पे है जी। और उसकी पूरी इतिहास आप जानते हैं कि जब देश के जितने भी नेता थे उस समय, चाहे वो जवाहरलाल पंडित नेहरू जी हो गए, चाहे वो सरदार पटेल जी हो गए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो गए, जब ये देश की लड़ाई, चाहे वो आजाद जी हो गए जी, लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जो है आरएसएस जो है मुखिया जो है इनकी खुफिया बातें जो अपने जो यहाँ की जो होती थी वो अंग्रेजों तक पहुंचाती थी, तो वो तो देशद्रोही हो गया ना एक तरह से। जो है हमारे देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, और देश के जो है उनको मरवाने में कहीं ना कहीं तो उनका ही हाथ था ना, उनको पकड़वा दिया गया, फांसी पे चढ़वा दिया गया। तो ये जो खबरी जो बने हुए थे आरएसएस के लोग, एक बात, और शायद इसी वजह से जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने जो है पहले अगर कोई काम अच्छा किया तो वो पहले जो है आरएसएस पे बैन किया। एक बात कहें आपसे जी, भरत सिंह जी, आपसे एक बात कहें जी, एनआईए और ईडी और भी जो जांच एजेंसियां हैं, अगर पीएफआई के विरुद्ध सबूत जुटा करके ये कह रही है कार्रवाई हो रही है, और आप ये कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि आरएसएस वास्तव में पीएफआई जैसा संगठन है, देश को तोड़ने का काम करता है, देश में आतंकवादी कैंप चलाता है, आतंकवादी शिविर चलाता है, तो ऐसे सबूत कांग्रेस ही क्यों नहीं ला देती? कांग्रेस ही लाए ना ऐसे सबूत जी। ठीक है सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। अवधेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं 10 सेकंड क्लियर कर दूं, 10 सेकंड क्लियर कर। ठीक है जी। भरत जी, आप अपना जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम जाते हैं। 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरएसएस में और
PF5 में जमीन आसमान का अंतर है। हम कहीं से नहीं कह रहे कि आतंकवादी गतिविधियों में RSS शामिल है या कि इस तरह से कोई काम किया है, लेकिन छानबीन करना ये किसका काम है? ये तो NIA का काम है, ये तो जो है CBI का काम है, ये तो जो पुलिस महकमा हो गया या जो। अरे सर 2014 से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले तो आप ही की सरकार थी, तभी छानबीन करा लिए होते आप, क्यों लेट कर दिए? ठीक है कि 3 बार RSS तो हमारे काल में ही तो प्रतिबंध लगा था ना जी। ठीक है, भाजपा कैसे लगा देगी? भाजपा लगा के दिखाए तो सही, ठीक है ताकत तो दिखाए। ठीक है सर, हम आपके पास आ रहे हैं, बड़ी देर बाद अवधेश जी जुड़े हैं, अवधेश उपाध्याय जी, हम आपके पास आएंगे। हाफिज जी हम आपके पास आएंगे, बड़ी देर बाद जुड़े हैं अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, आपसे सवाल यही है कि अभी हाफिज जी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि PFI पर तो बैन लग गया है, लेकिन RSS पे भी लगना चाहिए। जी अवधेश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप निसंकोच होकर के जवाब दें। देखिए देवेंद्र जी, मैंने कांग्रेस की जो प्रवक्ता आवाज नहीं आ रही है। अवधेश जी केवल राष्ट्र हित सर्वोपरि है जी, और खिलवाड़ करेगा, के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा होगी। और PFI ने राष्ट्र को जलाने का काम किया है, आतंक फैलाने का काम किया है। तो है भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। और जो भी कोई देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा, छलावा करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो हाफिज जी तो कह रहे हैं कि RSS भी देश की अखंडता की तरह खिलवाड़ कर रही है। हाफिज जी का तो यही कहना है कि RSS भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम हाफिज जी के पास आते हैं। माइक चेक कीजिए भाई। ठीक है अवधेश जी, जो हेडफोन आपने लगा रखा है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने लगा रखा है, हो सकता है कि उसमें कुछ खराबी हो, कभी आवाज आपकी आ रही है और कभी नहीं आ रही है, इसलिए जी आप फोन से ही बात कर लीजिए, बेहतर होगा। जी फोन से बात कर लीजिए आप, ठीक है, फोन से ही जुड़ जाइए सर फोन से जुड़ जाइए, आपकी एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही यहाँ पर, फोन से जुड़ जाइए, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो फोन से जुड़ जाइए सर। अवधेश जी को फोन से जोड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। तब तक हम हाफिज नूर जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाफिज नूर जी, आप अपनी बात कहिए। बात ये बोल रहा था कि RSS और PFI में भाई कांग्रेस की लीडर ने कहा कि जमीनों आसमान का फर्क है जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा क्या अलग अलग है? कि अगर कोई मुसलमानों को गाली दे रहा है तो वो आतंकवाद नहीं है, मुसलमान ने अगर किसी को गाली दे दी तो वो आतंकवादी हो गया। ये बात वही गुनाह अगर हिंदू करे जो मुसलमान ने किया, जैसे आतंकवादी कहा गया, तो हिंदू को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। ये कहाँ की बात है जी? कांग्रेस सरकार ने ही RSS विश्व हिंदू परिषद में परवरिश पाई है। आखिर अगर कांग्रेस चाहती तो आज देश के ये हालात नहीं होते। मेरी ये गुजारिश है भाई भरत भाई से कि इसका वो जवाब दें। जी भरत जी जवाब बनता है और जवाब दीजिए ही, बिल्कुल। कि मुसलमान या हिंदू देख के कोई भी आतंकवादी नहीं कहा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। जो खुफिया तंत्रों को, जब जो जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं, जिस तरह से उनके यहाँ घरों में या ऑफिसों में जिस तरह से मिला हुआ है, कुछ कह रहे बम बनाने का कुछ सामान मिला हुआ है, तो क्या वो
बम बनाने का सामान जो मिलता है वो क्या एक किसी भी पार्टी या किसी संगठन के कार्यकर्ता के घर पे होता है क्या, नेता के घर पे होता है क्या? तो ये सब जांच का विषय, इसीलिए जो है कमलनाथ जी ने कहा ये सब जांच का विषय है। ये सब और वही बात, और मैं सुनिए हाफिज जी, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए हाफिज भाई, मैं क्या, नूपुर शर्मा ने जिस तरह से एक बयान दिया था और पूरे देश में, मुझे लगता है पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक तहलका मचा, तो क्या वो गलत नहीं था? क्या वो भी गलत था? वो भी एक तरह से जो है टॉर्चर था, एक समाज के लिए टॉर्चर था। जैसे कि आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज अगर ये कहा तो ये टॉर्चर है, ये हमारे समाज के लिए, उसी तरह से नूपुर शर्मा के बयान को भी एक टॉर्चर ही समझ लिए। लेकिन एक कहीं बम का सामान पकड़े जाना और कहीं सिर्फ बात करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता किसी शाखा में इस तरह से सामान मिलता है तो मैं ये कहता हूं आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन अपनी बातों को, हमारे देश में आजादी है ना, हमारे देश में संविधान जो लिख दिया गया है, हमारे देश में जो लॉ एंड कानून का एक व्याख्या किया गया है, उसमें अपनी बातों को रखने की आजादी है। अब उसी आजादी के तहत नूपुर शर्मा ने अपनी बात रखी। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी भयंकर गलती कर रही हूँ। इसी तरह से कुछ जो मुस्लिम समाज के भाई है अपनी जब बातों को रखते हैं तो इस तरह से रख देते हैं कि हिंदू समाज कहीं ना कहीं उससे आहत होता है। तो ये बात करना वो अलग है, और कहीं ना कहीं जो है आतंकवादी गतिविधियों में अगर किसी के घर में बम बनाने का सामान, जिलेटिन ऐसा कुछ मिलता है, वो बात अलग है। तो इसमें दोनों में मैंने कहा कि जमीन आसमान का फर्क है। जी हाफिज जी, हाफिज जी जी है जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की भी ऐसे ही जांच हो जाए और ये जो हिंदू और मुसलमान की रणनीति खत्म करके अगर ईमानदारी से जांच अगर हो जाए तो वह भी ऐसी ही हालत पाए जाएंगे जैसे पीएफआई में देखने को मिल रहा है। उनकी जांच करेगा कौन? उनकी जांच कोई करने वाले नहीं है भाई जी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य आपका यह है कि आरएसएस अगर जो कुछ करती है तो उसका जांच करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पीएफआई अगर जो कुछ करती है तो उसका जांच करने वाली एजेंसियां हैं, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मुसलमान करता है तो मुसलमानों पर निगाहें रहती है एनआईए से लेकर रॉ तक, लेकिन आरएसएस तो निगाहें क्यों नहीं है? नुपुर शर्मा का इतना बड़ा मामला सामने आया, लेकिन पूरी सरकार खामोश रही। आपका पक्ष, लेकिन एक बात हमें बस एक बात बता दीजिए कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है उससे आप खुश हैं या ना खुश? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा है, पीएफआई अगर वाकई में जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए ये बात सच है तो उसकी जड़ें खोद कर उन्हें नैसतो नाबूद कर देना चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है और इसलिए हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वास्तव में पीएफआई पर बैन तो लग गया, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले संगठन पर बैन तो लग गया, लेकिन उसके पैरोकार अभी भी हैं और पैरोकारी कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक गलियारों में या फिर टीवी चैनल पर। तो फिलहाल इस बात को समझने और सोचने की जरूरत है और अपने जेहन में बैठाने की जरूरत है कि वास्तव में कौन देश के साथ है और कौन देश विरोधी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।